डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है बीए फिफ्थ सेम। जो जेनरिक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है, जो जेनरिक पॉलिटिकल साइंस जो है बीए जो है थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए जेनरिक पॉलिटिकल साइंस में दो किताबें लगी हुई है। एक है ह्यूमन राइट जेंडर एंड एनवायरनमेंट, दूसरी पुस्तक है सोसाइटी इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो पुस्तक बुक ह्यूमन राइट एंड जेंडर एनवायरनमेंट पे है, उसमें पहला टॉपिक है मानव अधिकार, अर्थ और क्षेत्र। हम जानने का प्रयास करेंगे कि मानव अधिकार क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, मानव अधिकार क्या होते हैं और इनका अर्थ और क्षेत्र हम जानने का प्रयास करेंगे। ह्यूमन राइट मीनिंग, स्कोप एंड नेचर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए लेक्चर में। और इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ये आपकी पुस्तक है जेनरिक पॉलिटिकल साइंस बीए जो है थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, जेनरिक ह्यूमन राइट जेंडर एंड एनवायरनमेंट पॉलिटिकल साइंस में। और इसका जो सिलेबस है वो ये है। सिलेबस जो है 4 यूनिट में टोटल सिलेबस को डिवाइड किया गया है, विषय सूची। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट 1 का पहला टॉपिक, मानव अधिकार, अर्थ तथा क्षेत्र, ह्यूमन राइट मीनिंग एंड स्कोप। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मानव अधिकार क्या होते हैं, मानव अधिकार का अर्थ क्या है, इनका क्षेत्र क्या है, अर्थात इनका स्कोप क्या है, किन किन क्षेत्र में जो है इनके लिए क्या क्या जो है प्रावधान किए गए हैं ताकि मानव अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं, यूनाइटेड जो है नेशन द्वारा क्या जो है प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन सी जो है घोषणाएं की गई है। और राज्यों में जो वर्तमान जो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, उन राज्यों में जो है यूनाइटेड ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जो है राज्य स्तर पर ह्यूमन राइट कमीशन जो है स्थापित किए गए हैं ताकि राज्य स्तर पर भी मानवों के मानव अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। तो चलिए जानते हैं मानव अधिकार का अर्थ तथा क्षेत्र। मानव अधिकारों का अर्थ समझने से पहले, मानव अधिकारों को जानने से पहले कि मानव अधिकार क्या होते हैं, मानव अधिकारों में जो ये शब्द है मानव जहाँ अधिकार, मानव और अधिकार दो अलग अलग शब्द है। मानव तो आपको जो है सरल शब्दों में पता है, मानव मनुष्य है, प्राणी है जो समाज में रहता है, समाज की नीति नियमों को पालन करता है। मनुष्य की परिभाषा तो यही हुई। लेकिन अधिकार क्या है? मानव अधिकार का अर्थ जानने से पहले हमें मानव को अलग से समझना होगा, अधिकार शब्द को अलग से समझना होगा। अर्थात जो मानव शब्दावली है, ये मैंने बता दिया कि मानव मनुष्य है जो समाज में रहता है। और अधिकार क्या है? अधिकार शब्दावली को भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है और मौलिक अधिकार को भी समझना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे कि मानव अधिकार क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानने का प्रयास करेंगे कि अधिकार क्या होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट? राइट क्या होते हैं? मानव अधिकारों पर हम बाद में आएंगे, पहले अधिकार को जान लेते हैं। अधिकार मनुष्य जीवन की वे शर्तें हैं। अधिकार मनुष्य जीवन की क्या है? वे शर्तें हैं जिनके बिना, अधिकार मनुष्य जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। अर्थात व्यक्ति अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता। तो साधारण शब्दों में अधिकार क्या है? साधारण शब्दों में अधिकार वे आवश्यक शर्तें हैं जिनके बिना जो है किसी भी देश का व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास नहीं कर पाता है। व्यक्ति का व्यक्तिगत क्षेत्र होता है, वह अपने लिए जो है
अच्छा जीवन स्तर चाहता है, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहता है, उसके लिए जो है उसके पास अधिकार होने चाहिए, नौकरी का अधिकार होना चाहिए, काम करने का अधिकार होना चाहिए, तभी वो अपना व्यक्तिगत स्तर जो है अच्छे से बढ़ा सकता है। दूसरी यदि उसको जो है सामाजिक अधिकार प्राप्त होंगे, समाज के लिए जो समाज में जब वह जाता है तो उसके कुछ एक अधिकार होते हैं कि समाज में वह कैसे रहेगा, उसको क्या-क्या सुविधाएँ हैं समाज में सरकार द्वारा। तो और राजनीतिक अधिकार क्या हुए? राजनीतिक अधिकार जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार है या आपको जो है मत देने का अधिकार है। यदि व्यक्ति को ये अधिकार होंगे तो वह अपने जीवन यापन अच्छे से कर पाएगा। तो अंत में निष्कर्ष में अधिकार क्या है? अधिकार वे आवश्यक शर्तें हैं या वे आवश्यक कंडीशंस है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। तो अधिकार जो है वे आवश्यक शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम जानने का प्रयास करते हैं मौलिक अधिकार का अर्थ कि मौलिक अधिकार होता क्या है। जैसे देखो शब्द सुजेस्ट कर रहा है मौलिक, फंडामेंटल, ये बेसिक है, ये मौलिक है और ये किसी देश के नागरिक को उस देश के संविधान द्वारा दिए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक बन जाता है, उदाहरण के लिए हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिकों को भारत के संविधान के द्वारा कुछ एक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, अर्थात मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, अब मैं आपको मौलिक अधिकार का अर्थ बता रहा हूँ, ये फंडामेंटल होते हैं, ये बहुत आवश्यक होते हैं नागरिकों के विकास के लिए। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं, अर्थात जो मनुष्य जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं, जो किसी व्यक्ति को किसी देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। आपने याद रखना है कि मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को उस देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं और इनका वर्णन उस देश के संविधान में होता है। उदाहरण के लिए हम भारत के नागरिक हैं, हम सभी जो भारत में रहते हैं, चाहे वो हिमाचल में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, हरियाणा में रह रहा है, उत्तराखंड में रह रहा है, यूपी में रह रहा है, क्योंकि भारत में इकहरी नागरिकता को अपनाया जाता है। हम जो है चाहे पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, हम चाहे हिमाचल के वासी हैं, लेकिन हम भारत के नागरिक हैं। हमें जो है भारत की नागरिकता प्राप्त है, एक ही नागरिकता प्राप्त है, हम चाहे हिमाचल के वासी हैं। तो हिमाचल के जो व्यक्ति है, चाहे वो पंजाब के व्यक्ति है, वो भारत का नागरिक होने के नाते जो भारत का एक संविधान है, भारत के संविधान के अंतर्गत उन नागरिकों को, ताकि वो अपने जीवन का विकास कर सके, उनके व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में वो अपना विकास कर सके, इसके लिए उनको संविधान में कुछ एक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 32 या 14 से 32 में विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनका वहाँ पर ज़िक्र किया गया है, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को मिला है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अल्पसंख्यकों को जो है शोषण से बचाने के लिए अधिकार मिले हैं। तो सरल शब्दों में मौलिक अधिकार क्या हुए? मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो किसी देश के नागरिक को, अर्थात जो किसी देश के मनुष्य को उस देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं और इनका वर्णन जो है उस देश के संविधान में होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया अधिकार क्या हुआ? वे आवश्यक शर्तें जो किसी व्यक्ति के लिए उसके जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। और मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो है वे अधिकार है जो किसी देश के नागरिक को उस देश के संविधान द्वारा दिए जाते हैं। विदेशियों को भी कुछ एक जो है अधिकार प्राप्त होते हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे उन्हें भारत आकर घूमने फिरने की स्वतंत्रता विदेशियों को ये है। उनको कानून के समक्ष जो है समानता है, वो कानून की शरण में जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई अमेरिका से धर्मशाला घूमने आया हुआ है और यहाँ के व्यक्ति उनके उनके जो है उनके साथ कोई अपमानित घटना कर देते हैं, तो वो यहाँ की कानून की शरण जो है ले सकते हैं। यह प्रोटेक्शन जो है विदेशियों, तो कुछ एक जो फंडामेंटल राइट्स है या राइट्स है वो विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन मुख्य तौर पर जो मौलिक अधिकार है वो जो है किसी देश के नागरिक होने के ही नाते प्राप्त होते हैं। तो चलिए अधिकार और मौलिक अधिकार का अर्थ आपको क्लियर हो गया। अब जानने का प्रयास करते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं। जो हमारा टॉपिक है मानव अधिकार अर्थ क्षेत्र। तो मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन राइट। ह्यूमन क्या हुआ? मानव, और राइट क्या हुए? अधिकार। अधिकार का अर्थ मैंने आपको बता दिया। तो मानव अधिकार क्या होते हैं? साधारण शब्दों में
मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते व्यक्तियों को जो है प्राकृतिक तौर पर भगवान द्वारा जो अधिकार मिलते हैं, उनको हम मानव अधिकार कहते हैं। तो मानव अधिकार कौन से अधिकार होते हैं? जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखो चाहे वो राम है, श्याम है, चाहे वो मीना है, चाहे वो सुमन है, चाहे वो जो है ज्योति है, कोई भी व्यक्ति है, जब वह इस धरती पर आया तो उसको किसी देश ने नहीं लाया, ठीक है? वह ईश्वर द्वारा जब इन उन्होंने जो है इस धरती पर जन्म लिया, तो उनके साथ जीवन जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार उनको ईश्वर द्वारा दिया गया है, ना कि उनको किसी देश के संविधान द्वारा दिया गया है, ना कि किसी देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। तो जीवन का अधिकार जो है बहुमूल्य मानव अधिकार माना जाता है। तो मानव अधिकार क्या हुए? मानव अधिकार जो है मानव होने के नाते जो अधिकार मनुष्य को मिलते हैं, वे मानव अधिकार कहलाते हैं। तो जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। मानव अधिकार की पहली विशेषता क्या होती है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके साथ ही ये अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जीवन का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त होता है और जो व्यक्ति के गौरवमयी जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। मानव अधिकार व्यक्ति के गौरवमयी जीवन जो है डिग्निटी पूर्ण जीवन जीने के लिए ये आवश्यक होते हैं और इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का पर्याप्त विकास तथा जो है खुशहाल जीवन जो है संभव नहीं है। मानव अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति जो है अपना खुशहाल जीवन नहीं जी सकता, गौरवमयी जीवन नहीं जी सकता। ये अधिकार व्यक्ति को मानव होने के नाते ही या मानव होने के कारण ही प्राप्त होते हैं तथा इन्हें कमाया नहीं जा सकता। ये किसी देश के संविधान द्वारा नहीं दिए जाते हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा नहीं दिए जाते हैं, बल्कि ये जो है सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते, ये किसी व्यक्तियों द्वारा अर्जित नहीं किए जा सकते। तो साधारण अर्थों में मानव अधिकार का अर्थ क्या हुआ? साधारण अर्थों में मानव अधिकार का अर्थ है कि मानव अधिकार वे अधिकार है जो किसी मानव को, जो किसी मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है उसके साथ उसको कुछ अधिकार मिल जाते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार है, जीवन यापन का अधिकार है। ये जो है मानव अधिकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। परिभाषा है आर.जे. विंसेंट के अनुसार। आर.जे. विंसेंट कहते हैं कि मानव अधिकार जो है ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति के पास है और यह अधिकार किसी व्यक्ति की विशेषताओं पर आधारित नहीं होता, अपितु मानवीयता की विशेषता पर आधारित है। अर्थात मानव होने के नाते, मानवीयता के नाते जो है जब व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं तो उनको मानव अधिकार कहा जाता है और ये जो है ईश्वर द्वारा दिए जाते हैं, प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं, ना कि किसी देश के संविधान द्वारा। तो चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं संयुक्त राष्ट्र जो मानवीय संघ है, संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघ अधिकार चार्टर के अनुसार जो है मानव अधिकार की परिभाषा क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र जो मानवीय अधिकार चार्टर है उसके अनुसार जो है परिभाषा क्या है, तो वो कहते हैं कि मानव अधिकार वे अधिकार है जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित है, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो मानव अधिकार क्या है? वे अधिकार है जो हमारे प्रकृति या स्वभाव में निहित है, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये दूसरी परिभाषा है। ठीक है, मानव अधिकारों को जो है 3 आधारों पर वर्णित किया जाता है या मानव अधिकारों को 3 आधार पर इनको जो है इनका वर्णन किया जाता है कि मानव अधिकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है मानव अधिकारों की जो 3 आधारों का वर्णन है, वो पहले जो है मानव प्रकृति को देखा जाता है कि मानव स्वभाव में कैसा था। प्रकृति में जब ट्राइबल सोसाइटी में मनुष्य रहता था तो वहाँ पर उसको कौन-कौन से अधिकार थे। फिर जो मानव प्रतिष्ठा है और अच्छे समाज का अस्तित्व, इन 3 आधारों पर वर्णित किया जाता है मानव अधिकारों को। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि मानव प्रकृति में जो है, प्रकृति में मनुष्यों को अधिकार प्राप्त थे, मानव प्रतिष्ठा और अच्छे समाज के अस्तित्व के आधार पर मानव अधिकारों को वर्णित किया जाता है। अब जानने का प्रयास करते हैं। देखो, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो राजनीति विज्ञान में है, चाहे वो इतिहास में है, चाहे वो समाज शास्त्र में है, चाहे वो अर्थशास्त्र में है, तो वो एक विकास के बाद आया होता है। अर्थात वैज्ञानिक जो है उसमें राजनीतिक चिंतक उस पर लिखते हैं तो उसका एवोल्यूशन होता है। अर्थात कोई भी चीज़ जब जो है अस्तित्व में आती है तो उसके पीछे एक इतिहास होता है। तो मानव अधिकारों का जो विकास है उसके पीछे भी एक इतिहास है कि मानव अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट वर्तमान समय में इतना लोकप्रिय है कि मानव अधिकार क्या है, तो इसके पीछे भी एक इतिहास है। तो उस इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं कि मानव अधिकारों का विकास कैसे हुआ, अर्थात ये मानव अधिकारों का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में कैसे आया। तो मानव अधिकार
की जो अवधारणा है, यह एक निरंतर चलने वाली अवधारणा है, अर्थात यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। प्राचीन यूनान में सबसे पहले जो है मानव अधिकार जो है के संबंध में बात की जाती थी। जो प्राचीन यूनान था, प्राचीन यूनान एंशिएंट ग्रीक में मानव अधिकारों का एक जो है लंबा इतिहास रहा है, और प्राचीन यूनान में भी मानव अधिकार पाए जाते थे। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ऐसे सबूत मिलते हैं, और मानव अधिकारों का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्तमान समय में मानव अधिकारों का आरंभ जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माना जाता है। तो जो वर्तमान समय में जो मानव अधिकार है, इनका आरंभ दूसरे विश्व युद्ध के बाद माना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945। तो जो वर्तमान धारणा है मानव अधिकारों की, जो वर्तमान अर्थ है मानव अधिकारों का, वो जो है 1945 के बाद जो है इसका आरंभ जो है माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की जाती है, अब आप लोग ही सोच रहे होंगे। जब विश्व जो है दो विश्व युद्ध देखता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918, इसमें भयंकर माल और जान की हानि होती है लोगों की, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध होता है वो 1939 से 1945 में होता है, और दूसरे विश्व युद्ध में भी लोगों की जान और माल का बहुत नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान होता है। तो उसके बाद विश्व के जो बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो एक मंच पर आकर एकत्रित होते हैं, और यह प्रण करते हैं, अटलांटिक चार्टर के द्वारा यह निर्णय करते हैं कि भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो, और राष्ट्र के जो बीच झगड़े हैं, उन झगड़ों को जो है कैसे सुलझाया जा सके, उन झगड़ों को जो है शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। राष्ट्रों के बीच जो झगड़े हैं, जैसे भारत का अमेरिका से, जो भारत का चीन से सीमा विवाद है, भारत का पाकिस्तान से चीन का, भारत का पाकिस्तान से सीमा विवाद है, तो इन सीमा विवादों को किस प्रकार सुलझाया जा सके शांतिपूर्ण तरीके से, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, और इसका उद्देश्य जो है विश्व में शांति स्थापित करना था, और विश्व के राष्ट्रों में जो संघर्ष है उस संघर्ष को खत्म करना था। तो उसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, और जो है और इसका मुख्य उद्देश्य ये रखा गया कि यह राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित करेगा। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि मानव अधिकार का ऐतिहासिक विकास जो है किस प्रकार हुआ, अर्थात जो वर्तमान समय में मानव अधिकार का अर्थ है कि जो मानव या मनुष्य होने के नाते, नागरिक मनुष्य को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार कहते हैं। इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है, इसका जन्म कैसे हुआ है, ये मानव अधिकार का कॉन्सेप्ट कैसे अस्तित्व में है। तो जो पहला पॉइंट है वो है मानव अधिकारों का जन्म प्राचीन यूनान तथा रोम में। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन जो यूनान है और रोम है, वहाँ पर मानव अधिकारों का अर्थ क्या था, उस समय के जो लोग थे उनके लिए मानव अधिकारों का क्या अर्थ था। तो कहते हैं कि बहुत सारे विचारकों के अनुसार मानव अधिकार की जड़ें प्राचीन यूनान तथा रोम में है। तो बहुत सारे विचारक जो राजनीतिक चिंतक है वो मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में जो मानव अधिकार का जो तथ्य है, कॉन्सेप्ट है, इसका जो विकास हुआ है सबसे पहले प्राचीन यूनान और रोम से हुआ है। तो वो कहते हैं कि यूनान में जो आधुनिक प्राकृतिक यूनान में जो आधुनिक प्राकृतिक कानून का अस्तित्व पाया जाता था, यूनान में कानून था, प्राकृतिक कानून, जो प्रकृति पर आधारित कानून था, उसका अस्तित्व पाया जाता था। और 13वीं शताब्दी में जो वेस्टफेलिया संधि तथा पुनर्जागरण के काल में मानव अधिकारों के अस्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो कहते कि सबसे पहले जो उदाहरण देखा गया, या सबसे पहले मानव अधिकारों का विकास जहाँ से हुआ वो था प्राचीन यूनान और रोम। वहाँ पर इसके उदाहरण मिलते हैं मानव अधिकारों के, कि वो लोग जो है प्राकृतिक कानून को लागू करते थे, वो प्राकृतिक कानून को फॉलो करते थे। अब प्राकृतिक कानून क्या होगा बच्चों? जैसे प्राकृतिक कानून कहता है कि जो मनुष्य है वो स्वभाव से अच्छा है और वह एक दूसरे का भला बुरा समझता है। तो उनका मानना था कि वहाँ पर प्राकृतिक कानून का अस्तित्व था, लोग एक दूसरे के जीवन की रक्षा करते थे और एक दूसरे का जो है वो भला बुरा समझते थे और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और 13वीं शताब्दी में वेस्टफेलिया संधि होने के बाद और
पुनर्जागरण के काल में। पुनर्जागरण क्या था? पुनर्जागरण एक आंदोलन था 16वीं और 17वीं शताब्दी में, जिसने कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो है एक क्रांति ला दी। अर्थात उससे पहले जो मूर्तिकार मूर्ति बनाते थे, जो लिखने वाले लिखते थे, वो साधारण जो है शब्दों में लिखते थे, वो समाज की समस्याओं को उजागर नहीं करते थे। लेकिन पुनर्जागरण ने जो साहित्य था, जो मूर्ति बनाने वाले थे, साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान में इस प्रकार का बदलाव लाया कि उन्होंने अब समस्याओं के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, समस्याओं के लिए हल ढूंढने शुरू कर दिए। तो पहला जो है ये कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है प्राचीन यूनान और रोम से, वहाँ वहाँ पर मानव अधिकारों का अस्तित्व देखा जाता है। दूसरा पॉइंट है मानव अधिकारों के विकास का। मानव अधिकारों की जो आधुनिक अवधारणा है, इसका जो विकास हुआ है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। तो जो मानव अधिकारों का वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान समय में जो मैंने आपको मानव अधिकार का अर्थ बताया कि मानव अधिकार वे अधिकार है जो मानवों को, जो मनुष्यों को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार। तो ये जो मानव अधिकार की आधुनिक धारणा है, जो वर्तमान धारणा है, तो वर्तमान युग में हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। तो ये जो 21वीं सदी में मानव अधिकार की धारणा है, यह 1945 के बाद जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका विकास हुआ है। अधिकारों की अवधारणा का तथा जो है इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। अर्थात उसके बाद जो है लोगों के जीवन के अधिकार की बात की जाने लगी कि लोगों को जीवन का अधिकार किसी राष्ट्र ने नहीं दिया है, बल्कि ये भगवान द्वारा दिया है। तो किसी राष्ट्र को युद्ध करके जो है लोगों के जीवन को खत्म करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि ये अधिकार मनुष्यों को जो है ईश्वर द्वारा दिए गए, तो उनको अपने जीवन जीने का अधिकार है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व में जो है मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है 10 दिसंबर 1948 को की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए? संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग बनाया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन बनाया। मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना की गई। किसकी? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है 10 दिसंबर 1948 को की गई। और इस आयोग का मुख्य उद्देश्य रखा गया कि यह आयोग जो है विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा करेगा, और जहाँ जहाँ पर मानवों की मानव अधिकारों का हनन होगा जिस जिस देश में, उस देश के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसलिए हम 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाते हैं हम 10 दिसंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, उसने जो है मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना की, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की थी, ताकि विश्व में मानवों के मानव अधिकारों को, मनुष्य के मानव अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा पॉइंट है 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में मानव अधिकारों की अवधारणा में परिवर्तन। तो जो राजनीतिक चिंतक है वो कहते हैं कि मानव अधिकारों के ऐतिहासिक विकास में जो 17वीं शताब्दी थी और 18वीं जो शताब्दी थी, अर्थात 17वीं शताब्दी 1701 से 1799 तक, और 18वीं शताब्दी 1801 से जो है 1899 तक, या 1901 से 2000 तक, जो शताब्दी में परिवर्तन आया, सबसे पहले जॉन लॉक एक ऐसे विचारक हुए हैं। जॉन लॉक जो है अधिकारों के जनक माने जाते हैं। इनको अधिकारों के सिद्धांत का पिता कहा जाता है। इनको प्राकृतिक जो कानून है, उन कानूनों, प्राकृतिक कानून का जो कॉन्सेप्ट है, उसका फादर माना जाता है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने मनुष्य को जो है सभ्य प्रवेश से पूर्व प्राकृतिक अधिकारों, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार की व्यवस्था का समर्थन करता है। तो जॉन लॉक एक ऐसे विचारक है जो प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं, और उनके अनुसार जब व्यक्ति जो है प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जब उसको ईश्वर ने जन्म दिया और वो ट्राइबल सोसाइटी में रहता था, तो उस समय व्यक्ति के पास जो है किसी राज्य द्वारा उसको अधिकार नहीं दिए गए थे, बल्कि व्यक्ति के पास जीवन का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, उसके पास संपत्ति का अधिकार था, और वह जीवन के अधिकार में जो है स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को शामिल करता था। संपत्ति के अधिकार में वह जीवन और स्वतंत्रता को शामिल कर लेता। तो जॉन लॉक जो है 17वीं और 18वीं शताब्दी में, क्योंकि जॉन लॉक का जो जीवन है वो 1732 से जो है
1732 में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने जो है एक अवधारणा दी थी मानव अधिकारों की। इन्होंने अधिकारों की जो है बात की थी सबसे पहले कि मनुष्य को प्रकृति में अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस समय के दौरान मानव अधिकारों के लिए जो है की जाने वाली महत्वपूर्ण घोषणाओं में इस समय के दौरान 17वीं और 18वीं शताब्दी में मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न देशों ने जो प्रयास किए, विभिन्न देशों ने जो घोषणाएँ की, वो घोषणाएँ क्या थी? तो सबसे पहले जो है 1787 में फ्रांस ने जो है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की है। सबसे पहले फ्रांस ने एक डिक्लेरेशन की 1787 में, जिसके तहत जो है फ्रांस के लोगों को जो है राइट्स दिए गए, ह्यूमन राइट्स दिए गए, ठीक है? उसके बाद 1789 में जो है सॉरी फ्रेंच डिक्लेरेशन जो है 1789 में होती है। और जो दूसरी जो महत्वपूर्ण घोषणा है अमेरिकन डिक्लेरेशन, अमेरिका ने जो मानव अधिकार सबसे पहले व्यक्तियों को दिए थे वो दिए थे 1787 में, 1787 में। और जो अधिकारों की बात जो फ्रेंच असेंबली करती है, फ्रेंच असेंबली ने अपने नागरिकों को मानव अधिकार और अधिकार जो है 1789 में दिए। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में ही विश्व के विभिन्न देश अपने नागरिकों को मानव अधिकार देना आरंभ करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो मानव अधिकारों का विकास है, सबसे पहले 17वीं शताब्दी में एक विचारक होते हैं जॉन लॉक। वो प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों में जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। ये अधिकार मनुष्य को जो है ईश्वर द्वारा प्रकृति में दिए गए थे, ना कि किसी राज्य के द्वारा, जॉन लॉक के अनुसार। और उसके बाद विश्व के विभिन्न देश 17वीं और 18वीं शताब्दी में, सबसे पहले 1787 में जो अमेरिका है वो जो है एक डिक्लेरेशन देता है, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस या जो राइट की डिक्लेरेशन है, उसमें वो अपने नागरिकों को अधिकारों की बात करता है, अधिकार देते हैं। उसके बाद फ्रेंच असेंबली 1789 में अपने नागरिकों को अधिकार देती है। जो चौथा पॉइंट है अधिकारों का विकास का, मानव अधिकारों के विकास का, वो है प्रथम विश्व युद्ध, लीग ऑफ नेशन की स्थापना तथा मानव अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विकास। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 तक। तो 1918 में विश्व के जो बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनका मानना था कि विश्व में फिर से ऐसा युद्ध ना हो। तो उसकी शांति की स्थापना के लिए उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। उस संस्था को उन्होंने नाम दिया लीग ऑफ नेशन, अर्थात नेशन की लीग है, नेशन की संस्था है। इस संस्था में विश्व के सभी देशों के लोग होंगे और वो जो है विश्व शांति का प्रयास करेंगे ताकि युद्ध ना हो। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब 1919 में लीग ऑफ नेशन बनी, याद रखना ये 1 नंबर के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है कि लीग ऑफ नेशन कब बनी। तो 1919 में जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, तब मानव अधिकारों का जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास क्षेत्र और विकास हुआ। अर्थात अब मानव अधिकारों की बात की जाने लगी, क्योंकि 1914 से 1918 में नागरिकों पर जो है बहुत अत्याचार किए गए, उनको जीवन जीने का अधिकार था, फिर भी देशों में इतनी लड़ाइयाँ व्याप्त थी कि बहुत सारे लोग मारे गए। तो मानव अधिकारों का विकास यहाँ से आरंभ होता है। और मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो है एक एनजीओ स्थापित की गई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई इंटरनेशनल स्तर पर। इसका नाम जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, याद रखना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की जो है सुरक्षा करती है। जहाँ जहाँ भी मानव अधिकारों का हनन होता है, वहाँ पर मानव अधिकारों को संरक्षण करने का अधिकार इसका है। यह एक गैर सरकारी संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। पांचवा जो पॉइंट है वो है मानव अधिकारों की संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग की स्थापना। तो मानव अधिकारों की संरक्षण के लिए, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, यह भी मानव अधिकारों के विकास का एक प्रमुख चरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में मनुष्यों के जो है मानव अधिकारों को खुशहाल तथा सुरक्षित करने तथा उनकी गौरवमयी जीवन यापन के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक संयुक्त राष्ट्र जो है मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई 10 दिसंबर 1948 को। और इस आयोग का मुख्य कार्य क्या रखा गया कि यह जो है विश्व के विभिन्न देशों में मानव के अधिकारों की
जो है सुरक्षा करेगा, उनको सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। और जो अगला पॉइंट है वो है 10 दिसंबर 1948 मानव अधिकार दिवस की घोषणा। 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस की घोषणा के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा को अपनाया। अर्थात मानव अधिकारों की घोषणा को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है, जनरल असेंबली है, उसने जो है 10 दिसंबर, जो महासभा है, महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। जिस प्रकार सुरक्षा परिषद है वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। उसके अलावा जो यूनेस्को है, यूनेस्को भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 7 अंग है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है उसने 10 दिसंबर 1948 को जो मानव अधिकारों की घोषणा है उसको अपनाया, और इस सार्वभौमिक घोषणा से इसे जो है अधिकारों की यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के नाम से इसको पुकारा गया। जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के नाम से इसको पुकारा गया, और इस जो है सार्वभौमिक घोषणा द्वारा यह बताया गया और यह प्रयास किया गया कि मानव के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा। और यह कहा गया कि 10 दिसंबर से प्रतिवर्ष जो है 10 दिसंबर 1948 के बाद जो है प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और हम वर्तमान समय में भी 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला इसमें जो टॉपिक था वो था, ये था मानव अधिकार का अर्थ और जो है उसका विकास कैसे हुआ। अब हम जानने का प्रयास करते हैं क्षेत्र, कि मानव अधिकार का क्षेत्र क्या है, मानव अधिकारों का वर्गीकरण क्या किया गया है। चाहे आप मानव अधिकार का क्षेत्र कहो, वर्गीकरण कहो, बात एक ही है। तो मानव अधिकारों का जो क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू कानून के अध्ययन से 1948 में सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा के पश्चात जो है प्रसारित किया गया। मानव अधिकारों का जो वर्गीकरण है, जो क्षेत्र है, यह 10 दिसंबर 1948 के बाद प्रसारित किया गया। इनका क्षेत्र इतना अधिक व्यापक है कि मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पहलू मानव अधिकार में विद्यमान है। तो कहते हैं मानव अधिकार का क्षेत्र इतना व्यापक है कि मानव जीवन के जितने भी पहलू है, चाहे वो राजनीतिक पहलू है, सामाजिक पहलू है, आर्थिक पहलू है, सांस्कृतिक पहलू है, तो मानव अधिकार में ये सारे के सारे जो है पहलू विद्यमान है। और मानव अधिकारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। मानव अधिकारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली जो श्रेणी है वो है नागरिक तथा राजनीतिक मानव अधिकार। जो पहली श्रेणी है उसमें नागरिक तथा राजनीतिक मानव अधिकार रखा जाते हैं। जो नागरिक अधिकार मनुष्यों को प्राप्त होते हैं और जो राजनीतिक अधिकार मानव अधिकार मनुष्यों को प्राप्त होते हैं वो पहली श्रेणी है। दूसरी श्रेणी है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानव अधिकार, और तीसरी श्रेणी है एकजुटता मानव अधिकार। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं जो 3 श्रेणियों में मानव अधिकारों को विभाजित किया गया है, जो क्षेत्र है, वर्गीकरण किया गया है मानव अधिकारों को वो 3 क्षेत्रों में। तो पहला जो क्षेत्र है वो है नागरिक और राजनीतिक मानव अधिकार। तो नागरिक अधिकार क्या है बच्चों? नागरिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। और राजनीतिक मानव अधिकार क्या है? मनुष्यों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, उनको जो है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, किसी भी संस्था से जुड़ने का अधिकार है। तो नागरिक और जो राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिक को सरकार तथा सभ्य समाज द्वारा दिए जाते हैं। तो नागरिक और राजनीतिक अधिकार का अर्थ क्या है बच्चों? नागरिक और राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो उस देश के नागरिकों को सरकार द्वारा दिए जाते हैं और जो है समाज द्वारा दिए जाते हैं। ये अधिकार कानून के समक्ष जो है मनुष्य की गारिमा को सुनिश्चित करते हैं। अर्थात जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार है ये मनुष्य की गारिमा को सुनिश्चित करते हैं कि मनुष्य को अच्छा जीवन यापन करने को मिले, तथा राजनीतिक समाज में स्वतंत्रता जो है बनाए रखते हैं और समरूपता बनाए रखते हैं, और सभी व्यक्तियों को एक समान स्वतंत्रता दिलाते हैं, सभी व्यक्तियों को एक समान गौरवमयी जीवन जीने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है, इन मानव अधिकारों के बिना जो सभ्यता है अर्थात जो समाज है वो पूर्ण रूप से जीवन जीना संभव नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति मानव अधिकारों के बिना जो है पूर्ण रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। इन अधिकारों में मुख्यतः जीवन स्वतंत्रता तथा जो है जीवन स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। तो जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार है उनमें जीवन का अधिकार मुख्य अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मुख्य अधिकार है और सुरक्षा का अधिकार मुख्य अधिकार है। इसके अलावा कानून के समक्ष समानता नागरिक जो है
अधिकार के अंतर्गत आता है, राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और राजनीतिक अधिकारों में मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, ये अधिकार मुख्यतः शामिल है। तो सरल शब्दों में जो वर्गीकरण किया गया है मानव अधिकारों का 3 भागों में, जो पहला अधिकार है वो है नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार। अर्थात नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार में वे मानव अधिकार आते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और उनके जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नागरिक अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और उनको जो है काम करने का अधिकार, घूमने फिरने की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, और जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसमें मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार आदि प्रमुख अधिकार हैं। इसके अलावा जो आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानवाधिकार, ये दूसरा वर्गीकरण है नागरिकों के मानवाधिकारों का। तो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानव के जो अधिकार है वो मानव के चहुमुखी और सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। और आर्थिक जो आर्थिक जो अधिकार है, आर्थिक अधिकारों में मुख्यतः काम करने का अधिकार आता है, समानता का अधिकार आता है, सामाजिक अधिकार आता है, परिवार जो है का अधिकार आता है, ये सूचना का अधिकार जो है आर्थिक अधिकार में आता है, शिक्षा का अधिकार आर्थिक अधिकार में आता है, सांस्कृतिक अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार आर्थिक और सामाजिक अधिकारों में आते हैं। और सांस्कृतिक अधिकारों की जो है अपनी मातृभाषा और संस्कृति को, रीति रिवाजों को सुरक्षित करने का अधिकार जो है सांस्कृतिक मानव अधिकार में आता है, कि जो अल्पसंख्या में लोग हैं उनको अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है और अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार है। तो सरल शब्दों में आर्थिक जो अधिकार है, आर्थिक अधिकार में काम करने का अधिकार आएगा, वेतन, उचित वेतन पाने का अधिकार आएगा, सामाजिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार आएगा, उसके अलावा परिवार का अधिकार आएगा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार आएगा, और सांस्कृतिक अधिकारों में जो अल्पसंख्यक वर्ग है या जो सांस्कृतिक पक्ष से जो सांस्कृतिक तौर पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। और जो तीसरा वर्गीकरण किया गया है वो है एकजुटता का अधिकार, एकजुटता का मानव अधिकार। ठीक है, ऐसे अधिकार होते हैं, एकजुटता का मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो गैर आर्थिक होते हैं। ऐसे अधिकार समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों द्वारा जो है क्या किए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं, और यह मानव की भलाई तथा एकता के लिए अनिवार्य होते हैं। तो एकजुटता का मानव अधिकार जो है समय समय पर विभिन्न दस्तावेजों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं, और ये मानव की भलाई तथा विश्व में मानव एकता के लिए अनिवार्य होते हैं, विश्व एकता के लिए अनिवार्य होते हैं। इन अधिकारों में मुख्यतः अधिकार है जैसे विश्व शांति। विश्व शांति जो है एकजुटता का मानव अधिकार है। यदि विश्व में शांति होगी तो सभी नागरिक अच्छे से जीवन जी पाएंगे। अगर विश्व युद्ध नहीं होगा तो विश्व शांति स्थापित होगी। जैसे पर्यावरण की सुरक्षा जो है, वर्तमान समय में पर्यावरण की सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय बना है, चिंता का विषय बना हुआ है। तो अगर विश्व एकजुटता होगी तो पर्यावरण की जो समस्या है इससे हम निपट सकते हैं। और वैश्विक आतंकवाद है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड टेररिज्म है, वो भी जो है वर्तमान समय में जो है आतंक फैलाए हुए हैं, आतंकवाद। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यदि हम विश्व एकजुट होगा तो इन चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम निपट सकते हैं। तो इसके लिए जो एकजुटता का जो अधिकार है वह इस बात को जो है अंकित करता है या इस बात को प्रसारित करता है, इस बात पर बल देता है कि विश्व में यदि नागरिक एकजुट होंगे तो विश्व जो है समृद्ध हो सकता है। तो बहुत सारी विचारक जो है इन अधिकारों को स्वीकार नहीं करते। जो ये वाला जो वर्गीकरण किया गया है मुख्यतः एकजुटता के स्वीकार में, वो जो है बहुत सारे विचारक इनको स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये था मानवाधिकारों का अर्थ क्षेत्र और मानवाधिकारों का जो एक वर्गीकरण है क्षेत्र में वो। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।